नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे आर्यन टीवी नेशन। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और विभिन्न मुद्दों पर उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को रामनवमी के पावन अवसर पर शुभकामनाएं दी। मुलाकात के दौरान सीएम धामी ने प्रधानमंत्री को मां सुरकंडा देवी की प्रकृति भी भेंट की। इसके साथ ही उन्होंने बद्री गाय का घी, पहाड़ी क्षेत्रों से मंगाए गए राजमा और 5 किस्में और शहद भी उपहार में स्वरूप पीएम को भेंट किए। तो वहीं उत्तराखंड में हल्द्वानी से पिथौरागढ़ जा रही एक बस के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर सामने आई है। इस हादसे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गहरा दुख व्यक्त किया है। सीएम धामी ने कहा कि घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन को राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया जा रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि गंभीर रूप से घायल यात्रियों को जरूरत पड़ने पर एयरलिफ्ट करने के निर्देश दिए गए ताकि उन्हें बेहतर इलाज मिल सके। प्रशासन मौके पर राहत कार्य में जुटा हुआ है। तो वहीं उत्तराखंड में बीजेपी सरकार के 4 साल पूरे होने के बाद पार्टी संगठन में उत्साह का माहौल है। प्रदेश महामंत्री कुंदन परियाहार ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार ने सफलतापूर्वक 4 वर्ष पूरे किए हैं। उन्होंने बताया कि इसी क्रम में केंद्रीय नेताओं का राज्य में लगातार दौरा हो रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित उत्तराखंड दौरे को लेकर कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है, जो उनके राज्य के प्रति आत्मीय लगाव को दर्शाता है। कुंदन परिहार ने कहा कि यदि प्रधानमंत्री का दौरा तय होता है तो ये का भव्य स्वागत भी किया जाएगा। कि उत्तराखंड सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चल रही है, इस सरकार के 4 वर्ष सफलतापूर्व संपन्न हुए और इसी के निमित्त हमने जो माननीय हमारे केंद्रीय नेताओं का यहाँ पर प्रवास हुआ था और हमारा सौभाग्य है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी अभी एक प्रस्तावित दौरा होने की संभावना है। तो हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जहां उनके प्रवास से दौरे से एक उत्साह का वातावरण है, तो वही देवभूमि उत्तराखंड में भी उनका बार बार आना एक उनके आत्मीय लगाव को दर्शाता है और उसके कारण से उनका यहाँ आना हम सबके लिए एक सौभाग्यशाली है। अगर प्रधानमंत्री जी का कोई तिथि यहाँ पर आने की मिलती है तो निश्चित रूप से हम पूर्ण मनोयोग से और पूर्ण उत्साह से उनका स्वागत सम्मान करेंगे। और जो कि मोदी जी ने कहा है कि जो है 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा और निश्चित रूप से आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हम उसको चरितार्थ करने में लगे। तो वहीं देहरादून के लोक भवन में तेजी से बदलते वैश्विक परिदृश्य और उभरती सामरिक चुनौतियों को लेकर एक उच्च स्तरीय रणनीति बैठक आयोजित की गई। राज्यपाल गुरमीत सिंह की अध्यक्षता में हुए इस महत्वपूर्ण विमर्श में देश विदेश के विशेषज्ञों और वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक में वैश्विक सुरक्षा, आधुनिक युद्ध तकनीक, साइबर खतरों और ऊर्जा सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चाएं की गई। विशेषज्ञों ने स्पष्ट किया कि भविष्य में युद्ध पारंपरिक सीमाओं तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि डिजिटल, आर्थिक और तकनीकी मोर्चे पर भी लड़े जाएंगे। विमर्श के दौरान आपको बता दें, इस बात पर जोर दिया गया कि बदलती परिस्थितियों के अनुसार रणनीतियों को अपडेट करना बेहद जरूरी है। तो वहीं उत्तराखंड में हाल ही में हुए धामी मंत्रिमंडल विस्तार के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। कई ऐसे विधायक जो लंबे समय से मंत्री बनने की उम्मीद लगाए बैठे थे, उन्हें जगह न मिलने से अंदरूनी नाराजगी की चर्चाएं भी सामने आने लगी है। हालांकि बीजेपी संगठन अब इन दूरियों को पाटने की कोशिश में जुट गई है और ऑल इज वेल का संदेश दे रही है। वहीं पार्टी महामंत्री का कहना है कि बीजेपी एक संगठन आधारित पार्टी है, जहां जिम्मेदारियां संगठन और सरकार के माध्यम से तय होती है और सभी उसी के अनुसार काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का परिवार आज बहुत बड़ा परिवार इसमें हुआ है
इसमें अनेकों लोगों ने संघर्ष करके भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर पहुंचाया है और पार्टी भी उनका सम्मान करती है, आदर करती है। लेकिन कुछ अन्य लोगों को भी, जैसे मंत्रिमंडल की आपने बात कही, तो उसमें लेना पड़ता है, तो इसलिए लिया है। इसमें किसी का अनादर किया है ऐसी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जहां अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान करती है, वहां अपने द्वार भी अन्य पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए खोली है। हमारा दरवाजा बंद नहीं हुआ है, क्योंकि हमारा लक्ष्य ऊंचा है। हम इस भारत को एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाना चाहते हैं और इसके लिए हमको अपने पार्टी को समेटते हुए, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को आदर करते हुए, अन्य जो लोग आते हैं पार्टी में उनको भी लेने में कोई गुरेज नहीं है। तो वहीं उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन को मजबूत करने के उद्देश्य से युवा आपदा मित्र योजना के तहत आपको बता दें 4,310 युवाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। इस पहल का मकसद आपदा के समय प्रभावित लोगों तक तुरंत सहायता पहुंचाना और राहत कार्यों को अधिक प्रभावी बनाना है। इस योजना के अंतर्गत एनसीसी, एनएसएस, नेहरू युवा केंद्र और भारत स्काउट एंड गाइड से जुड़े स्वयं सेवकों को शामिल किया गया। प्रशिक्षण में भूकंप, बाढ़, भूस्खलन, सूखा और हीट वेव जैसी आपदाओं से बचाव के उपाय सिखाए जा रहे हैं। साथ ही घायलों को प्राथमिक चिकित्सा, जीवन रक्षक तकनीक और लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने की विशेष ट्रेनिंग भी दी जा रही है। देखिए, आपदा में चारधाम यात्रा में आपदा का रोल बहुत छोटा सा होता है। तो जो हमारा रोल है कि किसी प्रकार की आकस्मिक स्थिति में किस तरह से फेस करना है, किस तरह से रिस्पांस करना है, उसके लिए मॉक ड्रिल हमारी 10 तारीख को प्रस्तावित है, जिसमें एनडीएमए के सहयोग से हम मॉक ड्रिल कराएंगे चारधाम यात्रा वाले जनपद में। तो उसमें सभी जनपद प्रतिभाग करेंगे। सभी जनपदों को रिक्वेस्ट किया गया है, उसकी तैयारी बैठक हम लोग कर रहे हैं। 27 तारीख को भी बैठक एक है और उसके माध्यम से हम सभी जनपदों को क्या क्या करना है आगाह करेंगे, बताएंगे, जागरूक करेंगे। जो कमियां होंगी उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। देखिए, हम 4,310 लोगों को युवा आपदा मित्र की ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये ट्रेनिंग गतिमान है जनपदों में। अभी तक लगभग 2,000 के आसपास लोगों ने ट्रेनिंग ले लिया है। जो बचे हुए हैं उनको ट्रेनिंग हम दे रहे हैं। इसमें मुख्य रूप से एनसीसी के बच्चे हैं, एनएसएस के बच्चे हैं, नेहरू युवा केंद्र के बच्चे हैं और मेरा युवा भारत के बच्चे हैं। इसमें लड़के लड़कियां दोनों हैं और सभी जनपदों से इसमें प्रतिभाग कराया जा रहा है। ये ट्रेनिंग हम एसडीआरएफ में, एनडीआरएफ में और बाकी जगह करा रहे हैं। ट्रेनिंग सफलतापूर्वक चल रही है। इसके बाद इन बच्चों के माध्यम से ये वॉलंटियर हैं, इनकी हम मदद लेंगे चारधाम यात्रा में और जहाँ पे आपदा की स्थिति बनेगी वहाँ पे। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर उत्तराखंड में आधुनिक आधारभूत ढांचे को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। देहरादून, हरिद्वार और ऋषिकेश कॉरिडोर के विकास के लिए आपको बता दें कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान 2024 पर राज्य सचिवालय में उच्च स्तरीय बैठक आयोजित हुई। आवास सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में परिवहन व्यवस्था को आधुनिक, सुव्यवस्थित और पर्यावरण अनुकूल बनाने पर चर्चाएं हुई। यूएमटीसी ने योजना के प्रस्ताव पेश करते हुए यातायात चुनौतियों और उनके समाधान बताए। सचिव ने निर्देश दिए कि सीएमपी के प्रस्तावों को मास्टर प्लान में शामिल किया जाए और भविष्य की योजनाओं में एकीकृत परिवहन प्रणाली को प्राथमिकता दी जाए। तो वहीं देहरादून के रेंजर्स ग्राउंड में 27 मार्च से 2 अप्रैल तक 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन शुरू हो गया है। प्रसिद्ध कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर प्रतिदिन दोपहर 3:30 बजे से शाम 6 बजे तक कथा का वाचन करेंगे। वहीं कार्यक्रम की शुरुआत कलश यात्रा, भागवत महात्म्य और व्यास पूजन के साथ हुई। कथा के दौरान ध्रुव चरित्र, नरसिंह और वामन अवतार, श्री राम और श्री कृष्ण जन्मोत्सव, गोवर्धन पूजा, रुक्मणी विवाह और सुदामा चरित्र जैसे प्रमुख प्रसंगों का वर्णन किया जाएगा। कथा का समापन 2 अप्रैल को प्रशिक्षित मोक्ष और पुण्याहुति के साथ होगा। वहीं आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। मुद्दा भाई साहब यही है, एक मैं सुनील शर्मा, पहले तो आपको थोड़ा सा बता दूं, आप संदीप रस्तोगी जी हैं, कुछ और भी हमारे सदस्यगण हैं जो देहरादून से जुड़े हुए हैं। ये विश्व शांति
वृंदावन से देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज जो हैं उनके मुख के द्वारा यहाँ पर हमने भागवत का आयोजन किया है, जो कि 27 मार्च कल दोपहर 3:30 बजे से शुरू होकर के शाम को 6:30 बजे तक उसको देवकीनंद जी के मुख के द्वारा उसको गुणगान किया जाएगा, पूरा कथा सुनाई जाएगी। और जिसका आयोजन 2 अप्रैल 26 तक होगा। पूरे 7 दिन तक अलग अलग तरीके से चरित्र जो भागवत के हैं, कृष्ण जी से जुड़े हुए, उनका जो है मंचन किया जाएगा। उसमें उनका वर्णन होगा उनके द्वारा और झांकियां भी निकाली जाएंगी। प्रतिदिन अलग अलग तरीके से प्रोग्राम होंगे, जिसमें मुख्य आकर्षण जो होगा अपना कृष्ण जन्म होगा, अपना कृष्ण विवाह होगा, 56 भोग होगा और 52 अवतार होगा। इसी तरीके से अलग अलग दिन। तो वहीं आगामी केदारनाथ धाम यात्रा 2026 को लेकर रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन पूरी तरह सक्रिय नजर आ रहा है। तैयारियों का जायजा लेने के लिए जिलाधिकारी विशाल मिश्रा और पुलिस अधीक्षक निहारिका तोमर स्वयं केदारनाथ धाम पहुंचकर व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान बर्फ हटाने, यात्रा और साथ ही यात्रा मार्ग दुरुस्त करने, सुरक्षा व्यवस्था और मूलभूत सुविधाओं को लेकर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। वहीं ऊखीमठ में आयोजित समीक्षा बैठक में विधायक आशा नौटियाल ने सभी तैयारियां समय पर पूरी करने पर भी जोर दिया। देखिए, यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बैठक यात्रा को लेकर थी, केदारनाथ यात्रा 2026, जिसमें हमारे समस्त अधिकारी आज यहाँ पहुँचे हुए हैं। जिलाधिकारी महोदय की उपस्थिति में बहुत सारे हमारे जो व्यवसायी हैं वो भी, घोड़े खच्चर, छोटी दुकानें, होटल व्यवसाय, तमाम लोग यहाँ आए हुए हैं और सबके महत्वपूर्ण सुझाव बैठक में आए। विभागीय अधिकारियों ने भी अपनी समस्याएं यहाँ पर बताई कि रोड, जैसे एनएच के संबंध में, हमारा जो पैदल रोड है उसके संबंध में, तो यहाँ पे चर्चा हो चुकी है, काफ़ी चर्चा हो गई और काफ़ी हद तक हम लोग यात्रा के लिए, यात्रा सुव्यवस्थित हो, सुगम हो, सरल हो, उसके लिए यहाँ पे काफ़ी चीज़ों पर हम लोगों ने चर्चा कर दी है। और अभी जो हमारे जो समस्याएं आ रही हैं, जैसे डीएसओ के माध्यम से कुछ बातें आई कि आगे आने वाले समय में यात्रा में सिलेंडरों का क्या होगा, तो उस पर भी चर्चा हो गई कि हमें कितने सिलेंडर यहाँ पे चाहिए जो व्यावसायिक हैं और डोमेस्टिक कितने चाहिए। तो इन सब चीज़ों पे जो महत्वपूर्ण यात्रा के लिए हैं, उन सभी चीज़ों पे चर्चा हुई है। तो बहुत अच्छी बैठक रही और मैं सभी का धन्यवाद भी करती हूं कि सबने अपने महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए और अधिकारियों ने अपने जो सवाल आए उनके उत्तर भी बहुत अच्छे ढंग से दिए हैं। आज ये यहाँ ऊखीमठ ब्लॉक के सभागार में सभी स्टेक होल्डर्स के साथ एक बैठक आयोजित की गई और इसमें सभी विभाग भी रहे हैं। सभी की समस्याओं को सुना गया है। जिन विभागों ने जो कार्य किए हैं उनकी प्रगति आख्या भी ली गई है। जनता की बहुत सी समस्याएं आई हैं, बहुत से सुझाव आए हैं, उनके विषय में कार्रवाई भी की जाएगी और सभी विभागों को एक टाइमलाइन बना करके अपना रिपोर्ट कार्ड देने के लिए कहा है, समय समय मॉनिटरिंग के लिए कहा है। प्रत्येक 3 दिन में, 7 दिन में हम लोग उसकी मॉनिटरिंग करेंगे। तो वहीं देहरादून में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एसएसपी ने सभी थाना प्रभारियों को कड़े निर्देश जारी किए हैं। रात्रि में अनावश्यक रूप से घूमने वाले हुड़दंगी छात्रों को संदिग्ध व्यक्तियों पर सख्त कार्यवाही के आदेश दिए गए। एसएसपी ने स्पष्ट किया कि कॉलेज और विश्वविद्यालय के नाम पर रात में घूमकर हुड़दंग या किसी भी प्रकार का अपराध करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे मामलों में कानूनी कार्यवाही के साथ संबंधित शिक्षण संस्थानों के निष्कासन की भी कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। वहीं पुलिस को शिक्षण संस्थानों में गुटबाजी करने वाले छात्रों को चिन्हित कर उनके खिलाफ प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश भी दिए गए। साथ ही ऑपरेशन नाइट वॉच के तहत शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक लगातार सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है ताकि अराजक तत्वों पर पूरी तरह नकेल कसी जा सके। तो वहीं आपको बताते चले, ऑपरेशन नाइट वॉच शुरू, जहां हुड़दंगी छात्रों पर सख्ती। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशीष जुड़ चुके हैं। आशीष, मैं जानना चाहूंगी, ऑपरेशन नाइट वॉच के तहत एसएसपी ने क्या निर्देश दिए हैं पुलिस को? पूजा, बिल्कुल उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में लगातार जो छात्रों के बीच मारपीट और मारपीट के बाद
आपको बता दें 2-3 दिन पहले एक छात्र की मौत हो गई थी जी। उत्तरांचल यूनिवर्सिटी में। वो अध्ययनरत था छात्र। उसके बाद पुलिस कहीं ना कहीं अलर्ट हुई है। 3 छात्रों को पहले ही अरेस्ट कर चुकी है और एक और आरोपी को कल गिरफ्तार किया गया था। और जो एसएसपी अजय सिंह डोभाल हैं उनका साफ निर्देश है सभी थाना प्रभारियों, चौकी प्रभारियों को कि वो जो हुड़दंगी छात्र और जो संदिग्ध व्यक्तियों पर जो है उन्होंने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो कॉलेज और विश्वविद्यालय के नाम पर रात में घूमकर हुड़दंग या किसी भी प्रकार का अपराध करते हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे मामलों में पुलिस कानूनी कार्रवाई के साथ संबंधित जो शिक्षण संस्थान है वहां से उन छात्रों का निष्कासन करने का भी कहीं न कहीं काम करेगी। और पुलिस को शिक्षण संस्थानों में गुटबाजी करने वाले छात्रों को चिन्हित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा जो ऑपरेशन नाइट वॉच है वो शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक लगातार चलाया जाएगा और सघन चेकिंग अभियान चलाकर ऐसे अराजक तत्वों पर नकेल कसने का पुलिस काम करेगी। उत्तराखंड की राजधानी में आपने देखा होगा पहले भी एक छात्र की मौत हो गई थी। एंजल चकमा वो जो छात्र थे उनके हत्यारे अभी तक भी नहीं पकड़े जा चुके हैं। और उसके बाद 2-3 दिन पहले एक और छात्र की मारपीट के दौरान मौत हुई है। उसके बाद पुलिस कहीं न कहीं सतर्क हुई है और पुलिस ऐसे लोगों को चिन्हित कर रही है, चाहे वो छात्र हों या फिर कोई अन्य असामाजिक तत्व हों, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के एसएसपी ने निर्देश दिए हैं। और नाइट वॉच ऑपरेशन इसी कड़ी में कहीं न कहीं पुलिस की एक अभियान है जिसके तहत सभी छात्रों को जो है चिन्हित किया जाएगा जो रात के समय हुड़दंग मचाते हैं, ऐसे जो है वारदातें करते हैं जिससे जो है वो शिक्षा ग्रहण करने की बजाय ऐसा लगता है कि वो गुंडागर्दी करने के लिए कॉलेज आए हैं। और ज्यादातर जो कॉलेज हैं देहरादून के प्रेमनगर क्षेत्र के आसपास हैं, तो ऐसे छात्रों के खिलाफ और असामाजिक तत्वों के खिलाफ ऑपरेशन नाइट वॉच चलाया जा रहा है। जी आशीष, मैं जानना चाहूंगी क्या हाल के दिनों में छात्रों से जुड़ी घटनाओं में बढ़ोतरी के बाद ये फैसला लिया गया है? बिल्कुल पूजा, ये फैसला छात्रों की जो मारपीट और झगड़े हाल ही में हुए हैं उसके बाद जो 2 छात्रों की लगातार मौत हो चुकी है। और इससे पहले भी कई बार प्रेमनगर क्षेत्र में, पौंदा क्षेत्र में गोलियां चली हैं। बार बार जो है जो छात्र हैं वो कहीं न कहीं एक आपराधिक जो तत्व बनने की कोशिश कर रहे हैं, समाज में जो है अपराध जो है बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे छात्रों को चिन्हित किया जा रहा है जो ऐसे कारनामे, ऐसे वारदातें कर रहे हैं। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के साथ साथ जिन शिक्षण संस्थानों में वो पढ़ रहे हैं वहाँ से उनका निष्कासन करने की कार्रवाई भी पुलिस कर रही है। और नाइट वॉच ऑपरेशन से एक चीज जो है पुलिस अलर्ट होकर के काम कर रही है। जी आशीष, क्या पुलिस कॉलेज और यूनिवर्सिटी प्रशासन के साथ भी समन्वय कर रही है? बिल्कुल, जो ऐसे छात्र होंगे उनके संबंधित जो शिक्षण संस्थान हो, चाहे कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, जिसमें भी वो पढ़ रहे हैं उनको भी कहीं ना कहीं उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेगी। और छात्रों के खिलाफ तो कानूनी कार्रवाई करेगी ही, लेकिन जो शिक्षण संस्थान है उनके खिलाफ भी कहीं न कहीं पुलिस एक्शन लेगी ताकि समाज में जो शांति व्यवस्था है वो कायम रहे। और जो ऐसे जो वारदातें हो रही है, लगातार मर्डर हो रहे हैं, वो जो है कम से कम उन पे जो है अंकुश लगाया जा सके। जी आशीष, मैं जानना चाहूंगी गुटबाजी करने वाले छात्रों को चिन्हित करने के लिए पुलिस क्या रणनीति अपना रही है? बिल्कुल, कहीं न कहीं जो गुटबाजी या फिर रैगिंग करते हैं, मारपीट करते हैं, उनके खिलाफ पुलिस जांच कर रही है। ऐसे छात्रों को चिन्हित कर रही है जो नशा करते हैं, रात में घूमते हैं और फिर लड़ाई झगड़ा मारपीट करते हैं। ऐसे छात्रों को चिन्हित किया जा रहा है। उनकी जो सुराग कसी करके तमाम जो सूत्र हैं पुलिस के, उसके माध्यम से छात्रों को चिन्हित करके कहीं न कहीं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का जो है निर्णय लिया गया है। जी आशीष, क्या ग्रामीण इलाकों में भी ऑपरेशन नाइट वॉच उतनी ही सख्ती से लागू किया जा रहा है? बिल्कुल, शहरी क्षेत्रों के साथ साथ जो ग्रामीण क्षेत्र लगते हैं राजधानी देहरादून के
तमाम क्षेत्र हैं, प्रेमनगर से लगा हुआ इलाका हो, चाहे रायपुर से लगा हुआ इलाका हो, या डोईवाला क्षेत्र का इलाका हो, या मसूरी क्षेत्र का इलाका हो, जो ऐसे इलाके हैं जो नगर पालिका या नगर निगम में नहीं आते हैं, उन पर भी कहीं न कहीं पुलिस की कड़ी नजर है। हर थाना चौकी प्रभारियों को और जो मातहत हैं पुलिस के तमाम कार्मिकों को पुलिस एसएसपी अजय सिंह डोभाल ने निर्देश दिए हैं कि ऐसे लोगों को चिन्हित करें और नाइट वॉच ऑपरेशन चलाकर इनको जो है अरेस्ट किया जाए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आशीष, अगर कोई निर्दोष छात्र इस कार्यवाही की चपेट में आ जाता है तो उसकी सुनवाई कैसे होगी? बिल्कुल, वो निर्दोष छात्र तो खैर ऐसा कोई अभी मामला सामने नहीं आया है, लेकिन पुलिस बाकायदा जांच करेगी जो ऐसे मामलों में लिप्त है, जो ऐसी वारदातें कर रहे हैं। जगह जगह सीसीटीवी कैमरों में कहीं न कहीं देखा जाता है, अगर कहीं लड़ाई झगड़ा जो छात्र इन्वॉल्व हो रहे हैं, सिर्फ उन्हीं पर कार्रवाई की जाएगी। जो छात्र ऐसे वारदातों में इन्वॉल्व नहीं है उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। जी आशीष, मैं जानना चाहूंगी क्या इस अभियान को लंबे समय तक जारी रखने की योजना है या फिर अस्थायी कदम है ये? बिल्कुल, फिलहाल तो लंबे समय तक ये चलाया जाएगा नाइट वॉच ऑपरेशन, जब तक जो है इनमें पुलिस और कानून का खौफ न रहे, तब तक कहीं न कहीं ये नाइट वॉच ऑपरेशन चलाया जाएगा। और जो ऐसे असामाजिक तत्व हैं, वो छात्र के रूप में हो या अन्य व्यक्ति हो, उनको जो है सलाखों के पीछे डालने का पुलिस काम कर रही है। जी आशीष, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं उत्तरकाशी जनपद के बड़कोट नगर पालिका क्षेत्र में विकास कार्यों की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो गए हैं। वार्ड नंबर 5 में लाखों की लागत से बनाई गई सुरक्षा दीवारें बरसात शुरू होने से पहले ही ढह गई, जिससे स्थानीय लोगों में नाराजगी है। जानकारी के अनुसार ये कार्य नगर पालिका अध्यक्ष विनोद डोभाल के करीबी को ठेके पर दिए गए थे। निर्माण कार्य में आपको बता दें, निर्माण कार्य के गिरने के बाद अब ठेके की गुणवत्ता को लेकर चर्चाएं और भी तेज हो गई हैं। तो वहीं जनपद नैनीताल में भवाली रोड से छुपी क्षेत्र में शुक्रवार सुबह एक सड़क हादसा हो गया। एक बस अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई, जिसमें करीब 15-16 यात्री सवार थे। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम उपनिरीक्षक मनीष भाकुनी के नेतृत्व में मौके पर पहुंची और तुरंत रेस्क्यू अभियान भी शुरू किया गया। टीम ने बस में फंसे घायलों को बाहर निकालकर प्राथमिक उपचार के बाद नजदीकी अस्पताल भेजा। इस हादसे में 7 लोग घायल हुए, जबकि एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। एसडीआरएफ टीम ने अन्य यात्रियों की स्थिति का भी जायजा लिया और घटनास्थल पर सर्च ऑपरेशन चलाया। तो वहीं आपको बताते चले, बस में 15 से 16 यात्री सवार थे, जहां मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने उन्हें रेस्क्यू किया। साथ ही नैनीताल से ये खबर, जहां भवाली रोड पर पलटी बस। तो वहीं आपको बताते चले, इस दौरान ये बस पलटी, जिसका तुरंत एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। साथ ही उन्होंने लोगों को सुरक्षित बाहर भी निकाला। अब रुक करेंगे अगली खबर का, जहां उत्तराखंड में लगातार बढ़ते सड़क हादसे के बीच उत्तरकाशी जिले से एक और दुखद घटना सामने आई है। नौगांव ब्लॉक में साड़ाछानी थाली गांव में रोड पर एक उल्टी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। तो वहीं आपको बताते चले, इस दौरान घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। प्राथमिक जानकारी के अनुसार हादसे के पीछे वाहन नियंत्रित खोना या सड़क की स्थिति कारण हो सकती है, जहां प्रशासन द्वारा मामले की जांच की जा रही है। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। बने रहिए RN टीवी नेशनल के साथ।